हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में जानेंगे कि आखिर पीओके की कहानी क्या है, कैसे बना पीओके और वर्तमान में पीओके में क्या समस्या चल रही है और पाकिस्तान किस तरीके से वहां की आवाम पर अंधाधुंध AK-47 चला रहा है। आखिर 46 लोगों की मौत हो गई है पीओके में। और इस तरह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की कहानी को जानने के लिए हम दैनिक भास्कर की न्यूज़ का सहारा लेंगे, जिसके तहत हम उनके द्वारा बनाए गए स्लाइड के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीओके में चल क्या रहा है, पीओके बना कैसे था और पीओके की कहानी क्या है। तो इस स्टोरी में सबसे पहले कहानी को हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ और ब्रिटिश सरकार जब भारत को छोड़ के जा रही थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भारत को छोड़ने का निर्णय लिया गया तो 18 जुलाई 1947 को ये तय किया गया कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाएगा। और भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करने के साथ ही ब्रिटिश संसद ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एक भारतीय शासन अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जाएगा, जिसके तहत अब दो देश होंगे। एक देश होगा जिसे हम भारत कहेंगे और एक देश होगा जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे। और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों में ये डोमिनियन स्टेट के रूप में इसे बांट दिया जाएगा। अब ये तय करना था कि जब भारत और पाकिस्तान बनेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बनते समय जो कि रियासतें इस समय थीं, इन 565 रियासतों को ये तय करना था कि आज़ादी जब मिलेगी तो आज़ादी के बाद ये सारी की सारी रियासतें कहाँ पर जाएंगी। क्या ये रियासतें पाकिस्तान में मिलेंगी, क्या ये रियासतें भारत में मिलेंगी। और इस तरह जम्मू एंड कश्मीर भी एक रियासत हुआ करती थी और वहाँ के राजा हरी सिंह के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो भारत में मिल जाएं या फिर वो पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखें। और इस तरह हरी सिंह के सामने ये तीनों विकल्प ओपन थे। हरी सिंह इस समस्या में उलझे हुए थे कि आखिर क्या करना है कश्मीर को, जिस पे वो एक लंबे समय से उनका परिवार शासन करता आ रहा है। क्या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं, एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान में मिलें जहाँ कि उनको फ़ायदा हो सकता है, क्या वो भारत में मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। ये सारी समस्याएं हरी सिंह के दिमाग में चल रही थी। हरी सिंह ये चाहते थे कि इस समय वो अपना इंडिपेंडेंट एक नया देश बना दें और इस तरह उनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते ओपन थे। 565 रियासतों में से एक रियासत कश्मीर थी जिन्हें भारत का हिस्सा बनना था या फिर पाकिस्तान में शामिल होना था या फिर आज़ाद देश बने रहना था। इस समय कश्मीर रियासत के राजा हुआ करते थे हरी सिंह और हरी सिंह आज़ाद रहने के पक्ष में थे और उन्होंने इस बात को साफ साफ कह दिया कि वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं और ना ही वो भारत में मिलना चाहते हैं, बल्कि वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। और इस तरीके से हरी सिंह ने आज़ाद रहने का ही निर्णय लिया। इस बात को लेकर उनके बेटे कर्ण सिंह ने एक बात कही कि भारत लोकतंत्र लाने जा रहा था जो राजा को पसंद नहीं था। यानी कि उनका कहना था कि जो पिताजी अगर भारत में शामिल होते, लेकिन भारत लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, राजा का शासन नहीं होगा। अगर राजा का शासन नहीं होगा तो लोकतंत्र हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाएगा और लोकतंत्र अगर रहेगा तो राजा का अंत हो जाएगा। और इस तरीके से लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भारत जो है जनता के हाथों में अधिकार देने की बात करता है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था और उसके साथ भी जाना ठीक नहीं था। इसलिए कर्ण सिंह का यह मानना था कि पिताजी के हाथ में सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा था और वो था आज़ाद रहने का। रियासत के प्रधानमंत्री मेजर जनरल जनक सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बनवाया, यानी कि उस समय कश्मीर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे जनरल जनक सिंह, उनके द्वारा एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसके तहत 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को टेलीग्राम कर दिया गया और मसौदा था कि हम किसी भी देश में विलय नहीं करेंगे। और इस तरह जनरल जनक सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत
दोनों देशों को कह दिया कि अब जब कश्मीर जो है वो एक स्वतंत्र देश रहेगा, ना तो वो भारत में मिलेगा और ना ही वो पाकिस्तान में मिलेगा। और इस तरह कहानी जो है वो हरि सिंह के पक्ष में आ गई और हरि सिंह को ये लगने लगा कि शायद भारत इसके लिए कश्मीर पर कभी दबाव नहीं बनाएगा। लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाला। पाकिस्तान जरूर जो है कश्मीर पर अटैक करेगा और हुआ भी यही। लेकिन पाकिस्तान इस बात को जानता था कि वो डायरेक्ट कश्मीर पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट कश्मीर पर अटैक कर देगी तो भारत इस बात के लिए इंटरनेशनल लेवल पर चला जाएगा, यूएनओ में चला जाएगा और जाकर यह ऑब्जेक्शन लगा देगा कि पाकिस्तान ने इस बात का उल्लंघन किया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, कि जिसके तहत जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए, जो भारत में मिलना चाहती थी वो भारत में मिले और जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो पाकिस्तान में मिले। लेकिन पाकिस्तान ने इन रियासतों पर अटैक करके उस संधि को तोड़ दिया है। इसलिए भारत इस बात को जानता था कि अगर ऐसा करेगा तो वो पाकिस्तान के विरुद्ध चला जाएगा और पाकिस्तान भी ये बात जानता था। इसलिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट कश्मीर पर अटैक नहीं किया, बल्कि उसने ऐसे तालिबानियों को खड़ा किया, ऐसे अफगानियों का एक मोर्चा तैयार किया जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना के लोगों को भी भर्ती किया। और इस तरीके से भारत के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्शन ना लगा पाए इंडिया कि भैया कश्मीर पर डायरेक्ट पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इसलिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 कबीलाइयों को ट्रकों में भरकर कश्मीर भेज दिया। ये जो कबीले के लोग हुआ करते थे, इन कबीले के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार की जनजाति हुआ करती थी और ये अफगानी जनजाति है जिनका मेन काम जो है वो सिर्फ लूटपाट मचाना है और लूटपाट मचाकर ही ये जो हैं अपने जनजातीय जो तरीके हैं उसको यूज करते थे। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि जो ये कबीलाई लोग जो हैं ये जो कश्मीर में भेज रहे हैं और इसी में पाकिस्तान की आर्मी के कुछ सैनिकों को भी शामिल किया जा रहा है, लिए वहां पे जाके काम को थोड़ा बिगाड़ देंगे। हुआ ये कि भारत को भी लगने लगा कि उसके हाथ से कश्मीर फिसल रहा है, लेकिन भारत कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो ये कह नहीं सकता था कि पाकिस्तानी मिलिट्री अटैक कर रही है, क्योंकि अटैक तो जनजाति कर रही है और जनजातियां जब अटैक कर रही हैं तो पाकिस्तान ने जो फ्रंटियर लोगों को भेजा, इन लोगों ने जब भारत के यानी कश्मीर के जिस हिस्से पर अटैक किया वहां पर इन्होंने अपने वही तरीके को यूज किया जो कि लूटपाट का तरीका होता है और इन्होंने लूटपाट करने के लिए वहां की आवाम को परेशान करना चालू किया और इस तरीके से वहां की महिलाओं के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, लूटपाट किया। और ये इतने बिजी हो गए उस लूटपाट को करने में कि जब ये पीओके, जिसे आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो जब ये कश्मीर के उस पीओके वाले हिस्से में जब घुसे जो आज भी भारत का हिस्सा हम लोग मानते हैं, वहां पर कई दिनों तक ये सिर्फ लूटपाट मचाते रहे और जब ये कई दिनों तक लूटपाट मचाते रहे तो इससे फायदा ये हुआ कि हरि सिंह को ये पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कश्मीर को हथिया सकता है और अगर कश्मीर को हथिया सकता है तो इनके द्वारा जब लूटपाट मचाई जा रही थी तब हरि सिंह ने भारत के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार हो गए और इसी के कारण भारत को यह मौका मिल गया कि हम कश्मीर की मदद करने के लिए कूद जाएं, क्योंकि आज कश्मीर पीओके तक ले चुका है। वो कश्मीर में जम्मू तक पहुंच जाता, ताकि जम्मू और श्रीनगर भी वो पर भी कब्जा कर लेता अगर हरि सिंह सही समय पर भारत से सहायता ना मांगते। अब हुआ ये कि ये जो फ्रंटियर लोग थे इन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहना चालू किया कि भैया हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। भैया ठीक है। उस वक्त उत्तर पश्चिम प्रांत के एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज कनिंगम। उनके नोट्स में यह पता चलता है कि उन्हें हथियार और ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ही दे रहा था और इरादा सिर्फ एक ही था, कश्मीर को किसी भी हालत में पाकिस्तान में मिला लिया जाए और पाकिस्तान का अंग बना लिया जाए कश्मीर को। यह बात मुख्य रूप से मीडिया में भी आ गई थी और लोगों को पता भी चल गया था कि इस समय, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी कि पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर रही है। अब जो कुछ भी करना था वो हरि सिंह को करना था। अगर हरि सिंह चाहे तो खुद इन कबालियों से लड़ ले या फिर वो भारत से जो है मदद मांग ले। इस समय बांग्लादेश के मूल लेखक जाहिद चौधरी ने अपनी किताब
पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है कि 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुसलमानों पर नरसंहार किया, लूटपाट की, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया और यहां तक कि उन्होंने वहां पर कत्लेआम मचा दिया, घरों को लूटा, जला दिया, हजारों संख्याओं में औरतों का रेप किया गया, उनका अपहरण किया गया, क्योंकि उनकी प्रकृति ही वैसी थी और इस तरीके से वो ऐसा कर रहे थे। इसी समय हरि सिंह जो थे उन्होंने अपनी थोड़ी छोटी मोटी सेना जो बची हुई थी वो बेची, लेकिन वो सेना जो है वो नाकाम रही और वो उसे रोक नहीं पाई, इसलिए अब उन्होंने भारत से मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कीमत पर इसकी मदद करने को तैयार थे और उन्होंने अपने गृह सचिव यानी बीपी मेनन को जल्द से बोला कि वो श्रीनगर जाएं और श्रीनगर में जाके जल्दी से इस बात पर सिग्नेचर ले लें कि हरि सिंह गौर भारत में मिलना चाहते हैं। अगर कश्मीर ऐसा कर देता है और हरि सिंह गौर इस बात पर सिग्नेचर कर देते हैं कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते, वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो भारत डट के सामने खड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान उनके क्षेत्र पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कश्मीर भारतीयों का है। लेकिन इसमें समय था, और समय क्या था, क्योंकि उस समय साधन इतने होते नहीं थे, रोड के रास्ते जा नहीं सकते थे, इसलिए जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। आंधी तूफान चल रहा था, लेकिन तब भी वीपी मेनन अपनी जान पर खेल के श्रीनगर पहुंचे, खराब मौसम में पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके द्वारा की गई जरा सी दूरी इन कबीलाइयों को पीओके में और अंदर घुसा देगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बीपी मेनन जो है इस बात को भी जानते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथों चला गया तो भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो जाएगी। इसलिए बीपी मेनन तत्काल गए और जवाहरलाल नेहरू भी इस समय चाहते थे कि भैया सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाए। अब हुआ यह कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कीमत पर पीओके में घुसने नहीं जाना नहीं चाहते थे कबीलाइयों को, और इस तरह वीपी मेनन गए और वीपी मेनन ने जल्दी से जाकर सिग्नेचर करा लिए हरि सिंह गौर को, और वहीं से फोन लगा के बोल दिया कि सिग्नेचर हो गए हैं, अब जल्दी से पाकिस्तान की सेना जो पीओके में घुस गई है जल्दी से इंडियन आर्मी भेजी जाए। लेकिन रास्ता अभी खराब था, पंजाब में पहाड़ी इलाके थे, इन सभी इलाकों को पार करना था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि दिन के 24 घंटे को मैं 48 घंटे बना दूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन सड़कें रातों रात बनेंगी और रातों रात इंडियन आर्मी पाकिस्तान के उन कबीलाइयों को पीछे धकेलने के लिए कश्मीर में प्रवेश करेगी। और इस तरह मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में यह लिखा है कि कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबीलाइयों का कब्जा होता जा रहा था। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के पास पहुंचने वाले थे, श्रीनगर भी उनके हाथ में चला जाता। कबीलाइयों ने महाउरा पावर हाउस को बंद कर दिया, जिससे पूरे श्रीनगर की लाइट चली गई थी। और इस तरीके से अब सिर्फ एक ही तरीका था इंडियन आर्मी को जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंचना, और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी रणनीतिक रूप से कार्य किया और जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई। भारत में जब इंडियन आर्मी पहुंची तब तक भारत के कश्मीर राज्य के इस 83,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास की जमीन जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हाथ में चली गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। अब पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था और पाकिस्तान भारत की सीमा में अब इंटर कर जाए ये मजाल नहीं हो सकती थी। लेकिन 27 अक्टूबर को सुबह ही भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी और कबीलाइयों को तेजी से पीछे धकेलना चालू कर दिया। भारतीय आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और कबीलाई पीछे हटते जा रहे थे और कबीलाइयों को पीछे धकेलना चालू कर दिया इंडियन आर्मी ने। लेकिन तभी दोनों तरफ देखा जाए तो यहां पर भी पाकिस्तानी आर्मी थी, यहां पर भी हिंदुस्तानी आर्मी थी। गांधी जी इस समय दिल्ली हाउस में थे और गांधी जी को यह पता चला कि इस समय युद्ध चालू हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों तरफ से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मर रहे हैं। इस बात को लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन चालू कर दिया और गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा अभी हुआ है, लेकिन थे तो दोनों एक ही देश और भारत के इन सभी भारतीयों को वो एक ही मानते हैं, वो पाकिस्तान को
एक्सेप्ट नहीं करते। वहां की आवाम में भी वही खून है जो भारत मां के लाल के अंदर खून है, इसलिए उनका मरना भी उतना ही दुखदायक है जितना इंडियन आर्मी के किसी सोल्जर का मरना। इसलिए युद्ध को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, लेकिन इस समय मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इस समय बंटवारे में यह भी तय किया गया था कि पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए देगी और 500 करोड़ रुपए देकर पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही इसके बारे में पता चला, उन्होंने 500 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और पाकिस्तान की सेना का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जो उन्हें आज़ादी के समय मिला था, वो पीओके को कब्जे में लेने पर चला गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि वो ब्रेड खा लेगा, वो रोटी खा लेगा ब्रेड की, लेकिन वो पीओके यानी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जरूर रहेगा और चाहे अवाम को भूखा सोना पड़े, लेकिन वो कश्मीर को जाने नहीं देगा। उसकी जिद ने भारत का जो ये 500 करोड़ रुपए था उसे भी रोक दिया गया और पाकिस्तान का दिवालिया निकलने लगा। पाकिस्तान का दिवालिया निकलने लगा, वहां की जनता भूख और प्यास से परेशान होने लगी। जब यह बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने भी तत्काल कहा कि 500 करोड़ रुपए सरदार वल्लभ भाई पटेल दे दो पाकिस्तान को, क्योंकि वहां की जनता बिना मतलब के लड़ रही है। राजनीति की इस भूख में, इस होड़ में, इस लड़ाई में आम जनता का क्या दोष है। और इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब मना कर दिया तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे। लेकिन तब भी गांधी जी के आमरण अनशन करने पर 500 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी पूरी ताकत के साथ जुड़ गई थी और डेड लॉक की स्थिति बन चुकी थी। अब इस समय दोनों सेनाओं को आगे नहीं बढ़ पा रही थी, यानी कि इस समय दोनों की आर्मी पहाड़ों पर आ चुकी थी। इसी समय क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को यह लगने लगा कि इस तरीके से तो दोनों तरफ उन्हीं के मुल्क के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सब घटना हो रही है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर यूएनओ का सपोर्ट लिया जाए और यूएनओ अगर इसको युद्ध विराम कर दे तो शायद पाकिस्तान इस बात को टाल नहीं पाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूएनओ चले गए और 31 दिसंबर 1947 को भारत का यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाना पड़ा। जब वो यूएनओ में ले गए तो 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक चली इस लड़ाई में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और लगभग 1 साल से ज्यादा हम लोगों ने इस पीओके के मामले पर लड़ाइयां लड़ी। दोनों देशों की सेनाएं जहां थी वहीं की वहीं खड़ी हो गईं और जुलाई 1914 में इस पर सीज फायर लाइन घोषित कर दिया गया और इस तरह यह सीज फायर लाइन घोषित की गई। तब तक कश्मीर का 35% से ज्यादा इलाका यानी लगभग 83,157 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कश्मीर हड़प चुका था और इस तरीके से पाकिस्तान का कब्जा इस वर्तमान में पीओके वाले एरिया पर हो चुका था, जो कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बन गया। इस समय पाकिस्तान की अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके यानी कि जिसे हम पीओके कहते हैं, 1947 में एक शिमला समझौता किया गया और शिमला समझौता के तहत इस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC घोषित कर दिया गया और इस तरह भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई 1971 के वॉर के बाद शिमला समझौते के तहत और इस तरह इसे LOC का नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 7 क्षेत्र बन चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इन 7 क्षेत्रों में भारत के पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार मानता है और वो मानता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। लेकिन इसके 4 हिस्से अभी भी पाकिस्तान और चीन के कब्जे में हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पीओके कहते हैं और इसके 2 हिस्से बनाए गए हैं। एक बनाया है आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पाकिस्तानी स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है, और एक है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया। इस हिस्से में पाकिस्तान का प्रशासनिक
नियंत्रण चलता है। यह है गिलगित बाल्टिस्तान, यहीं पे चल रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम के लोगों पर अत्याचार पाकिस्तान के द्वारा। और ये वाला जो हिस्सा है इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है और इसलिए कहते हैं वो लड़के लेंगे पाकिस्तान। भैया जम्मू कश्मीर जिन्ना का नारा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, लो भैया पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, गिलगित और बल्टिस्तान पर भी अधिकार कर लिया, आज़ाद कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया और इस तरह कश्मीर दो भागों में है पाकिस्तान के पास। दूसरी तरफ चीन के कब्जे में अक्साई चीन है। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इस तरह 1962 में अक्साई चीन चला गया चाइना के पास। दूसरी तरफ सक्सगाम वैली, ये गिलगित और बल्टिस्तान का वो हिस्सा है जो 1963 में सीमा समझौता पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ और इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है ये भी चाइना को दे दिया गया और पाकिस्तान ने ये भी हिस्सा दे दिया सक्सगाम वैली के रूप में। तो 1 2 3 4 5 6 हिस्से बन चुके थे अब तक इसके और इस तरीके से अब जम्मू भारत के पास जो रहा वो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर रहा। इसमें जम्मू क्षेत्र, पीर पंजाल पर्वतमाला, हिमालय के बीच की बची हुई कश्मीर घाटी इसके तहत आती थी, यानी कश्मीर वैली इसके तहत आती थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख की अगर बात की जाए तो 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर इसे एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है और 7वां हिस्सा है ये सियाचिन वाला इलाका। और इस तरीके से लद्दाख के उत्तरी पश्चिमी छोर पर काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे बड़ा युद्ध स्थल है सियाचिन और इस तरीके से 7 क्षेत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और इस तरीके से जम्मू कश्मीर का इस तरीके से बंटवारा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर कई भागों में बढ़ गया। अब पीओके का 85% हिस्सा अलग कर दिया गया और इस तरीके से सीज फायर लाइन तय होने के 3 महीने पहले यानी 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान ने सीक्रेट समझौते की चाल चली। अब यह समझौता क्या था? इस समय पीओके के राष्ट्रपति हुआ करते थे मोहम्मद इब्राहिम, जिन्ना की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, राष्ट्रपति बन चुके थे और पाकिस्तान समर्थित पार्टी थी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इसके अध्यक्ष गुलाम अब्बास थे और गिलगित बल्टिस्तान से अपना दावा छोड़ दिया, यानी कि जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग थे उन्होंने जब गिलगित बल्टिस्तान से अपना दावा छोड़ दिया तो नतीजा ये हुआ कि पीओके का गिलगित बल्टिस्तान का 85% पाकिस्तान के पास और बचा हुआ 15% हिस्से को पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कह दिया और इस तरीके से जो ये पीओके का हिस्सा था ये 85% था और ये हिस्सा जो था वो 15% था, यानी इस हिस्से पर दावा अपना छोड़ दिया उस पार्टी ने और ये वाला हिस्सा जो था इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर बना दिया। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर बना दिया यानी कि अब बाकी भी हिस्सा आज़ाद करना था और इस तरीके समझौते के तहत एक दिलचस्प जो कहानी बाद में समझ में आई वो ये आई कि 1993 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के द्वारा कराची एग्रीमेंट का खुलासा किया गया। ये हुआ था कराची एग्रीमेंट। अब इसमें क्या था, तब कोर्ट ने कहा कि गिलगित और बल्टिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना था और पाकिस्तान का नहीं, यानी कि ये भी आज़ाद कश्मीर है। यानी बाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खारिज कर दिया गया, लेकिन बात बढ़ गई और सबसे बड़ी बात इस समझौते को साइन करने वालों में गिलगित क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। इस बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि इस समय जो है खुद मोहम्मद इब्राहिम ने बार बार कहा कि उन्होंने ऐसा कोई समझौता साइन बोर्ड नहीं किया है कि 1 साल बाद राष्ट्रपति के पद से भी उन्हें हटा दिया गया। लेकिन बात जो है वो विवाद इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि इस समय पीओके में विद्रोह और पाक सेना का अत्याचार लगातार बढ़ने लगा और यही वो दौर था जब पीओके में अत्याचार की पराकाष्ठा बढ़ने लगी। मोहम्मद इब्राहिम कश्मीर की सुधन जनजाति के थे और इस तरह 1947 में पुंछ के महाराज हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह इन्होंने शुरू किया था। इब्राहिम को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और उनका समूह पाकिस्तानी सेना से भिड़ गया, यानी जो उनका समर्थन करता था वो पाकिस्तानी सेना से भिड़ गया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद यूसुफ सराफ अपनी किताब कश्मीरीज फाइट फॉर फ्रीडम में लिखते हैं कि विरोध दबाने के लिए लगभग
120 पाक सैनिकों ने सुधन नेता अमीर मोहम्मद खान का घर घेर लिया, लेकिन झड़प में सैनिकों को ही सरेंडर करना पड़ा और इस तरह पाकिस्तान का एक बड़ा अपमान हो गया, क्योंकि सुधन जनजाति के लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका विरोध किया और विद्रोह दबाने के लिए पीओके के ये कश्मीरी खड़े हो गए। भारत के पूर्व आईएएस परवेज दीवान ने अपनी किताब द अदर कश्मीर में लिखा है कि पाक सेना के समुदाय को कुचलने के लिए जलील करना शुरू कर दिया और इस तरीके से सुधन जाति को दबाना चालू किया। इस पार्टी ने इस विद्रोह की रिपोर्ट तैयार की और जो यूएनओ के पास भेजी गई। साफ तौर पे मोटार गन से गोलीबारी की गई, सैकड़ों लोग मारे गए। कश्मीर के पीओके के मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया और उनके सर ऊपर ग्रेनेड छिपाए हुए हैं। युवा पुरुषों के साथ गैर प्राकृतिक हरकतें भी इस समय की गई। दीवान लिखते हैं, उस साल पैदा हुए सुधन बच्चे अपनी उम्र छुपाते थे ताकि उनके पिता के बारे में उन्हें शक ना हो जाए। भारत के पूर्व राजदूत दिनकर पी श्रीवास्तव अपनी किताब फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल में बताते हैं कि इस दौर में लगभग 3000 से ज्यादा लोग पीओके को छोड़कर भारत आ चुके थे। पीओके में सुधन जनजाति से चालू हुआ ये अत्याचार लगातार बढ़ता चला गया और शुरुआत में आज़ाद कश्मीर का नेतृत्व सिर्फ राष्ट्रपति के जरिए हुआ, जिसे पाकिस्तानी सरकार चुनती थी। 1961 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने आज़ाद कश्मीर में इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू कराए और 1974 में आज़ाद जम्मू कश्मीर में अंतरिम संविधान बना दिया गया। इसके तहत 53 सदस्यों वाली एक विधायिका बनाई गई। इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वो चुनती थी। आज़ाद कश्मीर का अलग हाई कोर्ट, अलग सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बनाया गया, लेकिन 1975 में एक अध्यादेश द्वारा जम्मू कश्मीर का एक अलग से झंडा भी तैयार कर दिया गया। लेकिन यह सब दिखावा था पीओके के लोगों के लिए और सब कागजी दिखावा बन के रह गया। और आज़ाद कश्मीर की विधायिका के हर सदस्य को शपथ लेनी होती थी कि मैं देश और जम्मू कश्मीर राज्य के पाकिस्तान के विलय के मकसद से प्रति वफादार रहूंगा। और मैं आजाद कश्मीर के लिए एक और बॉडी बनाई गई जिसे आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल कहा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इसके अध्यक्ष इस आजाद कश्मीर के राष्ट्रपति उपाध्यक्ष होंगे। आजाद कश्मीर से जुड़े 32 मामलों को कानून बनाने का अधिकार काउंसिल को दिया गया। बैंकिंग, हाईवे, विदेशी मुद्रा, शिक्षा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स मामले और आज़ाद कश्मीर को 22 मामले दिए गए, जिसमें रेलवे, मिनरल, जनगणना, इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल प्लानिंग, पुलिस, स्कूल के सिलेबस, अस्पताल, सैलरी और ये सब। लेकिन 13वां संविधान संशोधन 2018 में पारित किया गया और इसके तहत पाकिस्तानी सरकार ने यह साफ साफ कर दिया कि इन 22 मामलों पर फैसले भी तभी लिए जाएंगे जब पाकिस्तान सरकार इस पर मंजूरी दे देती है। दिनकर पी श्रीवास्तव लिखते हैं, भले ही इस कानून पर बात पर जोर दिया जाता हो कि पीओके पाकिस्तान से अलग है, लेकिन असल में इसका इलाका पाकिस्तान में ही शामिल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम पर वहां पर होने वाले अत्याचार इस बात को बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो अत्याचार होते हैं वो पाकिस्तान के कुल 4 प्रांत हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि 2020 में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां अस्थायी प्रांत बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और संविधान ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत नहीं बनाया और पूरी तरह उसका प्रशासनिक नियंत्रण उस पर कायम रहा। इसकी अपनी विधानसभा है जहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं। उनका खुद का मुख्यमंत्री राज्यपाल है, लेकिन सभी जरूरी मुद्दे कानून बनाने का अधिकार पाकिस्तान की सरकार के पास है। पाकिस्तान के लिए कई कारणों में यह हिस्सा बहुत जरूरी है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान यहीं से पाक सेना ने भारत में घुसपैठ की थी और इसी पीओके का सहारा लिया था और गिलगित बल्तिस्तान होते हुए सिंचिंग होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक एक लाइन भी बनाई गई है। चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC यहीं से गुजरता है। यहां से भारत, चीन और अफगानिस्तान तीनों की सेनाएं यहां पर लगती हैं। सिंधु नदी इसी क्षेत्र में होकर बहती है और ये सारी चीजें जो हैं पीओके के लिए पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण है।
पीओके में झेलम नदी पे मंगला डैम से पाकिस्तान का 10 से 15% बिजली की जरूरतें पूरी होती है। पाकिस्तान का कहना है कि आजाद कश्मीर उसका प्रांत नहीं है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जा सकता। आजाद कश्मीर 3000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जरूरतों का सिर्फ 92% बिजली सिर्फ पाकिस्तान से खरीदनी पड़ती है। यानी वहां पर वो खुद बनाता है, लेकिन खुद ही उसे खरीदना पड़ता है। 2023-24 में पीओके के लोग 30 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल चुका रहे हैं। इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को उस समय सब्सिडी देनी पड़ी। नए प्रोजेक्ट का फायदा भी इन पीओके के लोगों को नहीं मिल रहा है। गिलगित और बलिस्तान से गुजरते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जो लाइन बिछाई गई है, झेलम नदी जिसे वहां पे नीलम के नाम से जाना जाता है, वहां पे कोहाला और करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। सिंधु नदी पे भी डायमर भाषा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो 48,000 मेगावाट का उत्पादन करता है। यानी कि बिजली पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में जाएगी, बाहरी लोगों को नौकरी मिलेगी और पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान अपने फायदे के लिए करेगा। यह उसी तरीके से कर रहा है जैसे बांग्लादेश का किया गया था। बांग्लादेश का भी प्रयोग इसी तरीके से उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए किया गया। पीओके में यूरेनियम और मोलिब्डेनम जैसे खनिज पाए जाते हैं। परमाणु हथियार और स्पेस टेक्नोलॉजी में जिनका प्रयोग होता है, कोयला, संगमरमर, क्ले सब यहां पर बनाए जाते हैं। एक अनुमान है कि हर साल करीब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो है रत्न कारोबार 300 करोड़ रुपए की जड़ी बूटी का उत्पादन ये पीओके करता है, लेकिन उसका भाग उसे नहीं मिलता है। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी रिसर्चर भी बताते हैं बंटवारे के समय पीओजेके के 42% जमीन पर जंगल थे, लेकिन अब मात्र 14% भाग पर ही जंगल बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि मौजूदा प्रोजेक्ट की शुरुआत 7 जून को आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई, जिसमें कहा गया आजाद कश्मीर असेंबली में शरणार्थियों की 12 सीटों को नहीं बदला जाएगा। दरअसल बंटवारे के बाद भारत से जो लोग पीओके गए उन्हें पाकिस्तान में अलग अलग प्रांतों में शरण ले ली और कश्मीर की असेंबली में प्रतिनिधि के रूप में इन्हें अधिकार मिला। आज इन 12 सीटों पर करीब 4.5 लाख यानी कि 4.3 लाख वोटर्स पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड मुस्लिम ऑफ जम्मू कश्मीर के लेखक जवाहर चौधरी का कहना है कि इन सीटों को जीतकर आने वाले नेता आमतौर पर पाकिस्तानी सरकार के करीबी होते हैं। 20 से 25 जमील मामू जैसे होते हैं, जो 20 से 25 सालों तक उन्होंने पीओके की सरकारें बनाने गिराने में अहम भूमिका निभाई है। धुरंधर मूवी में आपने जमील साहब को देखा होगा, वही जमील साहब है ये। इसी वजह से पीओके के संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन सीटों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और इनकी मांग है 27 जुलाई को होने वाले चुनाव में पहले इन सीटों को खत्म किया जाए और पूरे पाकिस्तान में लड़ने का उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन इस बात को पूरे मामले को और उलझा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने से सिर्फ 2 दिन पहले ही उसे एक आतंकवादी और देश विरोधी संगठन घोषित कर दिया। 2023 में बना जाक अब सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों, छात्रों, वकीलों और धार्मिक समूहों का एक संगठन है। यह पहले बिजली, गेहूं, आटे पर सब्सिडी और राजनीतिक आर्थिक आज़ादी के लिए प्रदर्शन करता था। 9 जून को मुजफ्फराबाद में एक मार्च निकाला, सीटों का रिजर्वेशन के अलावा महंगाई और अधिकारों की मांग का विरोध किया। लेकिन जब रावलकोट में हजारों लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने गए तो उन पर गोलीबारी कर दी गई और करीब 30 लोगों को जान गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। और इस तरह 11 जून को भी 16 प्रदर्शनकारियों को इन्होंने AK-47 से उड़ा दिया। शौकत नवाज मीर जो जाक के 4 प्रमुख नेता हैं, उमर नजीर कश्मीरी, मेहरान असरात ख्वाजा, सरदार अमान खान 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी इन पर घोषित कर दिया। और पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इन हत्याओं पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है। और इधर भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर दबाव बनाया है कि वो जल्द से जल्द इस पर दबाव बनाए और यह तय करे कि आखिर क्या है इसका मामला। पीओके के लोग 2023 में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। चलो चलो कारगिल चलो के नारे लगने लगे। 2024 में विरोध के समय स्कॉटलैंड बसे पीओके के एक्टिव अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया कि पीओके के लोग पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में रह रही पीओके पत्रकार गुल बुखारी ने कहा कि पीओके के लोग अपने बेसिक राइट्स की मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश के छात्र आंदोलन जैसा अब भारत में मिल जाने पर आजाद होने तक आंदोलन नहीं है।
हालांकि बुखारी भविष्य में पीओके की आज़ादी की मांग उठाने की संभावना को नहीं नकारती, लेकिन वो कहती हैं कि पाकिस्तानी सरकार जब इससे पैसे हेकड़ी दिखाएगी तो 1971 में क्या हुआ था सबको पता है। एक नया देश बन गया था जिसको बांग्लादेश कहते हैं। क्या वापस से पीओके एक देश बन जाएगा? अमेरिका की वॉशिंगटन स्थित गिलगित बल्तिस्तान स्टडीज के फाउंडर सेंगे हसीब सोरेंग का भी कहना है कि इस समय भारत में जो मांग कर रहे हैं वो पीओके के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया जाए। और भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे पीओके के लोगों को सुविधाएं और मॉडर्नाइजेशन से बहुत वंचित कर रखा है और ऐसे लोगों को हमें जरूरत पर स्वीकार किया जाना चाहिए। पीओके को भारत में मिलने में रुकावट यह है कि 1994 में भारत ने संसद में प्रस्ताव पास करके संदेश में जम्मू कश्मीर लद्दाख को पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इसे खाली नहीं करना, मतलब पाकिस्तान को इसे खाली करना होगा। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर की बात करते हैं तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल होते हैं और इस तरह पूरा कश्मीर हमारा है। ऐसे में पीओजे के मामले में भारत के आधिकारिक स्टैंड 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया था कि पीओके खुद ही एक दिन हमारा होगा और वहां उसकी मांग उठाने चालू हो गई है। हमें अभी हाल ही में हमला करने की जरूरत नहीं है, एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं। पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान में दो तरफा चुनौती। पीओके में पाकिस्तान के साथ चीन का भी बड़ा स्टॉक है। भारत किसी भी कोशिश में उसे दो तरफा चुनौती मिलेगी। पहली चुनौती, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 50 लाख से ज्यादा आबादी है और इस पाकिस्तान के नियंत्रण में है। भारत में शामिल करना होगा तो नागरिकता देना भी एक सुरक्षा चुनौती बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाका, 8000 फीट की ऊंची पहाड़ियां हैं और पाकिस्तान के लिए रक्षा कवच है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में नीलम और झेलम जैसी नदियां भी इसमें सेना की बाधा पैदा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी, इस्लामिक देशों की बात की जाए तो 58 इस्लामिक देश हैं और अमेरिका का भी इस समय समर्थन पाकिस्तान को है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत को झेलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति पीओके के मुद्दे पर देखी जाए तो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहां की आवाम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना है। वहां की आवाम एक दिन ही कहेगी कि मैं भारतीय हूं, हम भारत हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान के दो भाग किए गए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान 1947 में इसी प्रकार के पाकिस्तान के अत्याचारों के कारण एक नया मुल्क बन गया था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। अब वही समय आ चुका है जब पीओके भी कहेगा कि हम पाकिस्तान के अत्याचारों से अब परेशान हो चुके हैं और पीओके बनेगा अब भारत का आजाद कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।